वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, मध्य निषेध सिपाही के लिए आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। सभी को पता है फ्रेंड्स, 365 पदों की जो बहाली अभी आई हुई है उसका एग्जाम डेट 27 फरवरी 2022 को घोषित कर दिया गया। तो समय आपके पास गिने चुने मात्र 2 महीना का समय बचा हुआ है। तो आप लोग तैयारी में अभी से जुटे रहें फ्रेंड्स। इसके लिए सिलेबस के अनुसार मैं आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। और जो एप्लीकेशन बना रहा हूँ फ्रेंड्स, उसमें विशेष समय लग रहा है, इसलिए लाइव क्लास 2-3 दिन में नहीं आ पाऊँगा फ्रेंड्स। 2-3 दिन के बाद लाइव क्लास में जरूर आऊँगा और कंटिन्यू एग्जाम तक रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस और आपका मध्य निषेध सिपाही का सिलेबस दोनों क्या है, दोनों सेम है। इसलिए जो स्टूडेंट बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं और आपका उत्पाद पुलिस का, दोनों ये वीडियो को जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसी पे स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। उस पर अभी आज मैं करवाया हूँ और आगे भी मैं कराता रहूँगा। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए फ्रेंड्स, और आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखते चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आप लोग का रिवीजन ज़्यादा हो। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात किसके लिए है, कौन सी क्रांति के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत क्रांति के लिए इनका नाम है जो विख्यात है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति के लिए ही आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन है जो विख्यात है। अब देखिए, इससे संबंधित एक जिक्के और बन रहा है फ्रेंड्स कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस है जो 1 जून को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। सवाल नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिल्लर के रूप में काम नहीं आता है। तो कपड़े धोने के साबुन में फिल्लर के रूप में काम में कौन नहीं आता है, तो ग्लिसरॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है जो इसमें काम में नहीं आता है। देखिए, ग्लिसरॉल कपड़े धोने के साबुन में फिल्लर के रूप में काम नहीं आता है। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल है जो एक कार्बनिक यौगिक है, यह तेल और वसा में पाया जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल तेल और वसा में पाया जाता है। ये कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट और आपका सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स और सोडियम सिलिकेट काम आता है। तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर सवाल को देखिएगा, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया रोग है जो फ्रेंड्स दूषित जल के द्वारा संचालित से नहीं होता है। निमोनिया रोग होता है जो किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो ये रोग है जो आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो 3 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, दूषित जल के संचारित से ये नहीं होता है। बाकी आपका टाइफाइड, पीलिया और हैजा है, ये सभी रोग है जो दूषित जल के संचारित से होता है। निमोनिया नहीं होता है फ्रेंड्स, ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। चौथा नंबर सवाल को देखिए। चौथा नंबर सवाल आपका है, यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आपका एकक नियम पर इसको बनाइएगा तो बन जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ का इसमें भी 1-2 का क्वेश्चन आपको शामिल रहेगा। 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करता है। ठीक है, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को, एकक नियम पर बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, किस तरह से बना सकते हैं, 35 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करता है, 6 आदमी करता है, 6 दिन में करता है, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा फ्रेंड्स, तो एक आदमी ज़्यादा दिन में करेगा ना, तो 6 गुना क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 15 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, तो 15 से आपका क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिएगा फ्रेंड्स, 3 दूना का कितना होगा, 6 हुआ, 3 पचे 15 हो गया। ठीक है, 5 का 5 5 7 35 यानी 7 दूनी 14 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मैथ का सोल्यूशन मैं अलग से दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैथ पर अभी विशेष ध्यान नहीं देना है, अभी से थोड़ा थोड़ा करते रहिए, क्योंकि जीके जीएस से आपका 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको मजबूत करें आप लोग। ये बन गया मैथ आपका फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकक नियम पर। 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो 5 नंबर सवाल है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्यूडोमोनास। यही है जो जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 6 का करेक्ट आंसर आप लोग गेस करिए फटाफट। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस हो गया आपका,
और आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये सब को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। तो 21 जून को ना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की मंजूरी के बाद आपका कब से फ्रेंड्स, तो आपका 21 जून, याद रखिएगा 21 जून 2015 से, जब 21 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी मिल जाने के बाद से फ्रेंड्स प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भव्य तरीके से मनाया गया था। तो 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, 21 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। इस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका देखिए मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सभी है। यानी कहने का मतलब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, डी में रहता था ये ऑप्शन, लेकिन ए में दे दिया, तो सभी है, यानी नीचे वाला सभी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, शुष्क बर्फ क्या है। देखिए बिल्कुल एकदम सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स, फायरमैन और उत्पाद पुलिस का, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। आपका 8 नंबर क्वेश्चन का शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ना। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखें, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। 9 का गेस करिएगा। तो 9 का जो दीपक पुनिया का संबंध है फ्रेंड्स आपका कुश्ती से है, कुश्ती लड़ते हैं ना दीपक पुनिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीपक पुनिया किससे संबंधित है, तो आपका कुश्ती से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। 10 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गायन से संबंधित है। 11 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। जब पानी जमता है, ठीक है फ्रेंड्स, बर्फ में बदलता है, पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब जमता है फ्रेंड्स तो देखिएगा थोड़ा ज़्यादा स्थान घेरता है ना, आयतन बढ़ता है उसका, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। ठीक है, पानी जब जमता है तो इसका आयतन बढ़ता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, 11 का बी हो गया। 12 नंबर सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 12 नंबर सवाल का फ्रेंड्स, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड देश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल, याद रखिएगा कितना, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। 13 नंबर सवाल का, तो देखिए आवृत्ति के आधार पर जो आपका भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र है वो हिमालय और कच्छ का क्षेत्र है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी, 13 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भूकंप में देखिए 3 तरह के तरंगे उत्पन्न होती है फ्रेंड्स, ये भी अब बता देता हूँ, पी, एस और एल। ठीक है, प्राथमिक तरंग अथवा पी तरंग हो गया फ्रेंड्स, द्वितीय अथवा सेकेंडरी तरंग एस हो गया, और तीसरा हो गया जो फ्रेंड्स आपका सतही अथवा एल तरंग होता है। तो इसमें जो सबसे अधिक विनाशकारी होता है पी, एस, एल में, वो सबका ए होता है। एल तरंग है सबसे खतरनाक और विनाशकारी होता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भूकंप में कितने प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं, 3 तरह के आपका कंपन उत्पन्न होते हैं, पी, एस, एल, जिसमें एल तरंग है जो बहुत ही खतरनाक है। तो क्या क्या हम लोग सीखे इसमें फ्रेंड्स कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र है, तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
और सबसे खतरनाक है जो एल तरंग होता है। 14 नंबर सवाल को देखिए। 14, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा के सदस्यगण लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा की संरचना है जो अनुच्छेद कितना 81 में है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। कितना में है? अनुच्छेद 81 में है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, ये भी याद रखें आप लोग। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, और उपाध्यक्ष कौन थे वो भी याद रखिए, अनंत शयनम थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दिया जाए प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जीवी मावलंकर थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनंत शयनम ये थे जो प्रथम उपाध्यक्ष थे, जबकि जीवी मावलंकर थे जो उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन था लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्यगण है जो उसका सिलेक्शन करता है, चुनाव करता है। अगला सवाल 15 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। 2020 में तो 15 का जो रोहित शर्मा को दिया गया। ठीक है, रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स 2020 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा 2020 में। और रोहित शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है फ्रेंड्स, विनेश फोगाट को पहलवानी के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपका है जो रानी रामपाल हॉकी के क्षेत्र में मिला है। और किसे मिला है? तो मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए मिला है। ये सभी है जो 2020 में इन लोगों को आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और क्या क्वेश्चन बनता है इसमें फ्रेंड्स कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1991-92 में आपका इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पहले खेल रत्न शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को ये आपको दिया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब है जो इसकी राशि में बदलाव हो गया, याद रखिएगा। जो अर्जुन पुरस्कार है उसमें अब 15 लाख रुपया दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पहले मिलता था आपका 5 लाख, लेकिन अभी 15 लाख मिलता है अर्जुन पुरस्कार में। और ये जो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसमें 15 लाख से आपका अभी इसमें बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 25 लाख रुपया इसमें आपको दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख मिलता है, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी आपका 15 लाख मिलता है, ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख मिलता है। तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख और राजीव गांधी खेल रत्न में कितना? 25 लाख रुपया दिया जाता है। तो 2020 में आपका रोहित शर्मा को याद रखिएगा, रोहित शर्मा के साथ बताया आपका विनेश फोगाट, रानी रामपाल ये सबको मिला है। 16 नंबर सवाल मैथमेटिक्स का है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का सोल्यूशन अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, बाद में दूंगा। सिंपल है फ्रेंड्स, बनाइएगा तो बन जाएगा। दो संख्याओं का अंतर कितना है? इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या इतना, तो संख्या क्या होगा? मान लीजिएगा एक्स फ्रेंड्स, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई पर भी बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं तो एक संख्या x मानेंगे तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? एक्स प्लस कितना हो जाएगा? सो इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा तो बन जाएगा। इसका सोल्यूशन मैं बाद में दूंगा। 17 नंबर सवाल है, सुआ निम्नलिखित देश में से किसकी राजधानी है? तो फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ है ना। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। 18 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की विशेषता कौन नहीं है? तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा स्वैच्छिक सदस्यता है जो आपका नौकरशाही का विशेषता नहीं है। बाकी श्रम का विभाजन, नियम और विनिमय, शक्ति का पदानुक्रम, ये सभी है जो नौकरशाही की विशेषता है, जबकि स्वैच्छिक सदस्यता है जो नौकरशाही की विशेषता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 19 देखिए। सवाल नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य रूप से 3 अंग है फ्रेंड्स। एक ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है और ब्लॉक समिति है। ठीक है, तो BDC। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 2, 3, 4 2, 3, 4 कहने का मतलब हो गया फ्रेंड्स आपका ये B और C और D, ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए सभी लोग, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग है फ्रेंड्स। त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है और ब्लॉक समिति है। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2, 3, 4 होगा। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। 20 नंबर सवाल आपका है, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, ये गोवा में किया गया।
50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा राज्य में किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है, के सिवन के अध्यक्ष हैं। चलिए, के सिवन किसके अध्यक्ष हैं, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो के सिवन है। तो इसरो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इससे संबंधित मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। इसरो की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 15 अगस्त कितना, तो 1969 ईस्वी में। सभी स्टूडेंट याद करते चलिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में है जो फ्रेंड्स इसका इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो आपका के सिवन है जो इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये है जो क्या, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पड़ता है, तो बेंगलुरु में पड़ता है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु में पड़ता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के सिवन है। ये याद रखिएगा, इसमें से हो सकता है किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कावेरी, हेमावती, गोदावरी, ये सहायक नदी नाम दिया हुआ है। गोदावरी, मूसी, महानदी, मांड और कृष्णा मालप्रभा। तो गेस करें फ्रेंड्स 22 नंबर सवाल का। तो देखिए गोदावरी मूसी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स गोदावरी की सहायक नदी है जो आपका कौन कौन है, तो आपका पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजीरा है, ये सभी जो गोदावरी का आपका सहायक नदी। मूसी नदी है जो इसका सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, या तो दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, ये जिक्के बनता है, तो ये भी गोदावरी है, ठीक है। बाकी कावेरी की सहायक नदी हेमावती याद रखिएगा। महानदी का मांड सहायक नदी है। कृष्णा का मालप्रभा सहायक नदी है, जबकि गोदावरी का सहायक नदी मूसी नहीं है। इसकी सहायक नदी का नाम अभी मैं 2-3 बताया फ्रेंड्स। गोदावरी की सहायक नदी में जैसे कि इंद्रावती हो गया, मंजीरा हो गया, सबरी हो गया, ये सभी है जो इसका सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मूसी नदी, तो क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जब मूसी नदी है जो इसका सहायक नदी नहीं है गोदावरी का, तो किसका सहायक नदी है, ठीक है। तो देखिए मूसी नदी है जो आपका कृष्णा नदी का ही सहायक नदी है। मालप्रभा और मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, न कि आपका गोदावरी का। तो ये भी कन्फर्म रखें, ये जो मूसी है ना कृष्णा का सहायक है, न कि गोदावरी का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखें, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। 23 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये 5वीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी है जो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है, तो 5वीं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि कौन सी कंप्यूटर की विधि, 5वीं कंप्यूटर की विधि है जो किस पे आधारित है, तो आपका 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर, तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, एक निश्चित धन पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसके संगत साधारण ब्याज का है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, आपका मूलधन निकाल लेंगे। जब मूलधन निकल जाएगा तो दर और आपका समय दिया हुआ है तो साधारण ब्याज भी निकल जाएगा। इसको आपका फार्मूला आपको पता होगा फ्रेंड्स, इसका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कराना। तो चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स आपका 365। यहाँ चक्रवृद्धि रख लेंगे और फिर क्या होता है यहाँ पर मूलधन को x मान लेते हैं, और बाकी क्या होता है 1 + r/100 होता है, और फिर इसका r/100 होता है फ्रेंड्स, इसका समय का स्क्वायर होता है और -1 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है ना, यानी कि हो गया अब x × 1 + r/100, फिर इसका होल क्यों हो गया माइनस स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है 1300 कितना है 65 है। अब इसको सॉल्यूशन करिएगा फिर 1365 है, यहाँ पर a1 है, r कितना है, तो यहाँ 10% दे दीजिएगा, नीचे 100% आपका है हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देगा -1। जब इसको सॉल्यूशन करिएगा फ्रेंड्स तो आपका x का वैल्यू निकलेगा। x हम लोग क्या है इसमें मानेंगे, मूलधन मानेंगे। तो x का वैल्यू जब सोल्व करिएगा फ्रेंड्स तो इसका देखिए आएगा कितना 6500 आएगा, ठीक है। कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, सॉरी 6500 नहीं आपका फ्रेंड्स, आपका आएगा टोटल कितना 65,000 रुपया आपका आएगा, ठीक है। अब 65,000 आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, तो इसको देखिए बना लीजिएगा 65,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई,
दहाई सैकड़ा हज़ार 65,000। तो मूलधन इतना आ गया, तो साधारण ब्याज दर क्या होता है, मूलधन गुनी समय होता है, 2 हो गया, दर कितना है 10% है, बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा फ्रेंड्स। इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1300 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जब सोल्व करिएगा तो 24 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। थियामीन है, तो थियामीन क्या है, तो ये जो आएगा जो फ्रेंड्स 1300 जो क्या आएगा, आप लोग समझ रहे हैं, 1300 जो सोल्व करके आएगा तो आपका साधारण ब्याज आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज में कम होता है, चक्रवृद्धि 1365 आया था और साधारण ब्याज कितना आएगा 1300 आएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग को लाइक करना ज़रूर बनता है और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। 25 नंबर सवाल है, थियामीन क्या है, तो 25 का करेक्ट आंसर गेस कीजिए, थियामीन क्या है। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, सभी को याद करते चलना है, दोनों परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये थियामीन है जो फ्रेंड्स आपका विटामिन B1 है ना, तो इसका थियामीन दिया है फ्रेंड्स, थायमीन भी हम लोग कहते हैं ना, थियामीन या थायमीन कहते हैं, तो ये आपका B1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 है जो जल में घुलनशील है फ्रेंड्स, विटामिन, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। थियामीन या विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन जो होता है, थियामीन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, लावेर कप संबंध है। लावेर कप किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा, लावेर कप है जो आपका टेनिस से संबंधित है। 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल आपका, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया था। 27 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ये जनसंहार का उपयोग किया था। अगला सवाल को देखिए, भारत द्वारा तैयार किया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, इसको परम कहते हैं ना। 28 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का जो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम है ना। देखिए परम कंप्यूटर का निर्माण है जो CDEC द्वारा विकसित किया गया है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो देखिए 29 का कौन नहीं है, बंधुता तो है फ्रेंड्स, संप्रभुता भी है और आपका समाजवाद भी है, संघवाद नहीं है, संघवाद का प्रस्तावना में कहीं जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, संघवाद है जो नहीं है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, चलिए गेस कीजिए। 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सौरव गांगुली। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, INS चक्र है जो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। 32 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 32 नंबर है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी। बहुत अच्छा सवाल है 32 नंबर। तो देखिए इसका जो अगस्त 1932 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं, मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त पतन उदाहरण है जो किसका है फ्रेंड्स, 33 का करेक्ट आंसर डी, एक समान त्वरण वाली गति का मुक्त पतन आपका उदाहरण है। ठीक है, मुक्त पतन उदाहरण एक समान त्वरण वाली गति का। अगला सवाल देखते हैं कि 34 नंबर, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। 34 का बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, द्विसदनीय मतलब समझ रहा है ना, आपकी विधान परिषद और विधानमंडल वाला। तो टोटल भारत के जो कितने राज्य में है, तो 6 राज्यों में। याद रखिए भारत के 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानमंडल और विधान परिषद दोनों हैं, तो टोटल 6 राज्य है। ये 6 राज्य कौन कौन है मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। 6 राज्य जैसे में आपका उत्तर प्रदेश 1 हो गया, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका 2 हो गया, महाराष्ट्र 3 हो गया, बिहार आपका 4 हो गया, आंध्र प्रदेश 5 हो गया और छठा में आपका तेलंगाना हो गया। 6 राज्य, इसी 6 राज्य में आपका द्विसदनीय विधान व्यवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो देखिए इसमें कौन सा है, अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, क्या क्या बताया आपका, मिलाते चलिए। उत्तर प्रदेश इसमें उत्तर प्रदेश में है एक फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका कर्नाटक में है,
उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना। तो देखिए फ्रेंड्स आपका बिहार मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 6 राज्य में याद रखिएगा। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 का भी 6.5 डिग्री सेल्सियस। सामान्य ताप पर पतन दर कितना? 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इजराइल की मुद्रा है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजराइल के मुद्रा का नाम है जो क्या फ्रेंड्स? शेकेले है, शेकेल है, शेकेल है जो आपका इजराइल का मुद्रा का नाम है। 37 नंबर सवाल को देखिए। 37 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है? डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 में कौन किनको मिला है? तो ये करेक्ट आंसर डी होगा, शेख हसीना को मिला है। शेख हसीना जो आप लोग को पता है फ्रेंड्स, बंगाल के प्रधानमंत्री हैं। तो डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार विजेता शेख हसीना है। ठीक है, शेख हसीना बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री, ये भी याद रखिएगा। आगरा शहर के संस्थापक कौन था? लाइव क्लास में कहीं मैं बताया था फ्रेंड्स, लाइव क्लास में मैं बताया था आगरा शहर के संस्थापक कौन है, कल ही मैंने बताया था। और इसका ईस्वी भी बताया था कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आपका सिकंदर लोदी ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1504 याद रखिएगा। 39 नंबर सवाल देखें। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पारना नदी पर है। ठीक है, इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांध है में से एक है, वह है जो पारना नदी पर स्थित है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आसवन बांध आपका जो नील नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। तो ये पारना नदी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? 40 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 40 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, स्वास्थ्य से। देखिए मिशन इंद्रधनुष का संबंध है जो स्वास्थ्य से है। मिशन इंद्रधनुष आपका अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन टिटिकाका को सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा, ये जो मिशन इंद्रधनुष है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, टीकाकरण के लिए महिला यात्री को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया। उसका नाम क्या है? तो मेरे ख्याल से इसका पता होगा सबको, उसे मेरी सहेली नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल कर रहा है, 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पैरासाइट हो जाएगा। ठीक है, 2020 का सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका पैरासाइट का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 42 का सी हो गया। 43 नंबर सवाल देखते हैं कि D2O का अधिकतम उपयोग होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे भारी जल भी कहा जाता है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है? परमाणु भट्टी में किया जाता है ना, परमाणु भट्टी में भारी जल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मंदक के रूप में आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप लोग याद रखें ऑप्शन नंबर सी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला है फ्रेंड्स, बूस ब्लड घास स्थल पाए जाते हैं। बूस ब्लड कहाँ पाया जाते हैं? 44 का एक बूस ब्लड घास का मैदान है जो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का। ठीक है, बूस ब्लड है जो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में आपका पाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप बहुत सारा घास से संबंधित पूछा जाता है। जैसे में आपका पूछा जाता है सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में पड़ता है। कंपोज है जो कहाँ है? तो ब्राज़ील में पड़ता है। एक लानोस होता है ना, लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में पड़ता है। ये सब सभी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है बूस ब्लड घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। 44 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक पूछा जाता है पटाना घास का मैदान कहाँ है? तो आपका श्रीलंका में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 45 नंबर सवाल आपका है, पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो,
तो जो जीव एवं अजीव होते हैं, वही तो हो गया फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी तंत्र के दो ही घटक होता है ना, एक सजीव एक निर्जीव होता है ना, जीव और अजीव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन बनाया जाता है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल की स्थिति के बारे में वो चयन नहीं किया था। मेंडले को आपका आनुवंशिक का पिता भी कहा जाता है। तो देखिए बीज का रंग देखे थे, फूल का रंग देखे थे, फूल की आकृति भी देखे थे, लेकिन फूल की स्थिति नहीं देखे थे। तो ऑप्शन नंबर बी 46 का करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल है, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया है कौन सा मंत्रालय के द्वारा? बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा आपका ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर लॉन्च किया गया है। 47 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं 48 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAF वेटरन पिन अवार्ड जीता? 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। PT उषा ने जीता है। ठीक है, IAF वेटरन पिन अवार्ड PT उषा जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, PT उषा जो केरला की रहने वाली थी, सभी को पता है, महिला धावक है फ्रेंड्स। ठीक है, 49 नंबर सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है। कृत्रिम परिस्थिति जिसका मानव निर्माण करता है। ठीक है, और नेचुरल हो गया फ्रेंड्स, जो आपका आर्टिफिशियल हो गया वो प्राकृतिक हो गया। तो परिस्थिति कौन हो गया? झील है, तालाब है, वन है, फसल का खेत है। 49 का तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, फसल का खेत है जो कृत्रिम है, क्योंकि ये फसल का खेत आदमी के द्वारा निर्माण किया जाता है। वन है जो आपका नेचुरल है, प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, तालाब भी तो देखिए फसल का खेत है जो आपका परिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। कृत्रिम मतलब समझ रहे हैं, जिसे मानव निर्मित करता है। अब सागर हो गया, तालाब हो गया, ये सभी है जो क्या प्राकृतिक है। आज का लास्ट सवाल, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स 50 का गेस करिए। तो भारत में वायुसेना दिवस है जो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तीनों दिवस का मैं रिपीटेशन कर देता हूँ, याद रखिएगा। तो आपका 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर को। भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। अब रही 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है। और बच गया क्या फ्रेंड्स? 1 मार्च। 1 मार्च का कोई नहीं इसमें दिवस है फ्रेंड्स, इसका माइंड में मुझे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो तीनों सेना दिवस का याद कर लीजिए। एक तो हो गया आपका जल सेना दिवस, वायु सेना दिवस और थल सेना दिवस। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो वायु सेना दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एग्जाम टाइप का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा। इस वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं इसको टिक करके आंसर टिक करके आपको उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अभी फटाफट उसमें बहुत सारा स्टूडेंट कम जुटे हैं, फटाफट सभी लोग जुड़ जाए फ्रेंड्स। उसके बाद में इसमें मैं फटाफट आपका PDF भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। लाइव क्लास इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि आप लोग का एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसमें टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, इसलिए 2-3 दिन में ही लाइव क्लास नहीं आऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।